हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेशन व फिफ्थ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी यानी बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीरीज की टारगेट ऑडियंस रहेगी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम है जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर रेगुलर अपडेट की जाती है पीडीएफ। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं बिने साइमन मापनी, 1905, 1908, 1911 या फिर 1916। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो कब किया गया था। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बिने साइमन मापनी, 1911 यानी मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु की संकल्पना 1911 में प्रयुक्त की गई थी। यह 1908 के स्केल का ही परिवर्धित संस्करण था। यह स्केल यूरोप के लगभग सभी देश, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान और रूस में अधिक प्रयुक्त की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि जो है IQ लेवल कितना है 75 है तो उसकी मानसिक आयु यानी आपको मेंटल एज कैलकुलेट करना है, कितना होगा। आप सभी ने चूज कर लिया तो उसकी मेंटल एज यानी मानसिक आयु होगी उसकी 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, IQ का फॉर्मूला होता है हमारा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक हो गया। IQ गिवन है कितना 75 इज इक्वल टू मेंटल एज हमें कैलकुलेट करना है अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज हमारा 12 है इंटू कितना है 100। अब देखो ध्यान से क्या निकालना है, मेंटल एज कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 75 अपॉन 100। मेंटल एज हो जाएगा, मेंटल एज इज इक्वल टू 12 इंटू 75 अपॉन 100। तो कैंसल आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूने 12 और 50 दूने 100 और 10 5 50 और यहाँ पर 5 1 5, 5 5 25। ठीक हो गया। उसके बाद 3 2 6, 5 2 10 और ये कितना आ जाएगा 5 3 15। तो कितना कितना बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 ईयर। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन दे रखे हैं जीन पियाजे, पेवलव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, ये कथन किसका है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जीन पियाजे। तो ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि सूचना बच्चों के मस्तिष्क में उड़ेली नहीं जा सकती। तो अगला क्वेश्चन है, बहुकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषागत बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता या फिर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बहुकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता गार्डनर की बहुकल्पीय बुद्धिमत्ता का एक भाग है। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के धारक पौधे उगाने तथा जानवर की देखभाल करने में रुचि लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता। ऑप्शन दे रखे हैं स्थानिक, भाषा संबंध, तार्किक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर
बहुप्रकार्य होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बनाई जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की काल अनुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है तो उसका IQ लेवल यानी उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन दे रखे 90, 100, 110 या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। एक बच्चे की काल अनुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है तो उसका IQ लेवल यानी उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 110 माह। तो ध्यान दीजिएगा IQ का फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ इज इक्वल टू व्हाट? मेंटल एज कितना है? मेंटल एज है भाई मानसिक आयु 66 माह और जो उसका काल अनुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 60 माह मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 3 दूने 6, 3 दूने 6, ये कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 दूने 10 और 1 11 यानी 110 माह। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की व्याख्या की गई है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक गुण के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में या फिर एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बुद्धि की व्याख्या कैसे की गई है, किस रूप में की गई है। आप सभी ने चूज कर लिया तो बुद्धि की व्याख्या की गई है भाई एक प्रक्रिया एवं एक उत्पाद के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बुद्धि व्यक्ति में समायोजन की क्षमता है जिसका परिणाम सकारात्मक होता है, इसलिए यह मानसिक प्रक्रिया और परिणाम यानी उत्पाद का रूप माना जाता है। बुद्धि गणितीय, कलात्मक, तार्किक, प्रमाणित और समस्या समाधान की भी अभिव्यक्ति है। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक होती है, संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है, उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर है या फिर जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहद अलग है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जाता है क्योंकि आप सभी ने चूज कर लिया क्योंकि उसकी जो क्षमता है आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाकी 3 विकल्प प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उनकी आबादी 2% या फिर 3% ही है, यह ज़्यादा भी हो सकती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को संवर्धन संबंधी कार्य देने चाहिए ताकि उनका विकास अधिक हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं या फिर दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं कौन? प्रतिभावान बालक। तो ध्यान दीजिएगा प्रतिभावान बालकों में बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, दूसरों से अंतःक्रिया आसानी से कर लेते हैं, तीव्र बुद्धि और आत्मविश्वास विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, जन्मजात एवं परिवर्तनीय होता है, अर्जित एवं परिवर्तनीय होता है या फिर अर्जित एवं अपरिवर्तनीय होता है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी कैसा होता है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। प्रथम कारक जी यानी कैपिटल जी और दूसरा कारक जो है स्मॉल जी से सूचित किया। स्पीयरमैन के सामान्य कारक अर्थात कैपिटल जी है जो जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है, जबकि विशेष कारक स्मॉल जी परिस्थिति अनुसार समायोजन की कला है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुप्रकार्य बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दे रखे हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या फिर जेबी वॉटसन ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बहुप्रकार्य बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। आप सभी ने चूज कर लिया तो बहुप्रकार्य बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया भाई हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन दे रखे हैं, गहरा, सीधा,
समानुपाती या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच कैसा संबंध है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो बुद्धि लब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच जो है गहरा संबंध भी है, सीधा भी है और समानुपाती भी है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं, बुद्धिमत्ता का वितरण, बुद्धिमत्ता का विकास, बुद्धिमत्ता तथा लिंग भिन्नता, बुद्धिमत्ता तथा प्रजाति भिन्नता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंदबुद्धि है। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह कथन जो है किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता का वितरण। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमत्ता अथवा बुद्धि का वितरण आयु और शिक्षा तथा समाजीकरण और प्रशिक्षण के रूप में फलीभूत होता है। बुद्धि लब्धि के स्तर में मंद, औसत, उत्तम और प्रतिभाशाली बुद्धि विचारणीय रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।